नमस्कार। हमारा कानूनी सिस्टम कभी-कभी एक उलझे हुए धागे जैसा लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही जरूरी गांठ को सुलझाने वाले हैं। सोचिए, पैसों का एक छोटा सा झगड़ा और उसने एक ऐसा कानूनी चक्रव्यूह बना दिया कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। चलिए देखते हैं ये पूरी कहानी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक मामूली फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट तीन अलग क्रिमिनल केस में कैसे बदल सकता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है। ये उस सिचुएशन को सामने लाती है जहां इंसाफ पाने का रास्ता ही एक सजा बन जाता है। चलिए, इस कानूनी पहेली की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो इस पूरी चर्चा में हम सबसे पहले उस भूल भुलैया को समझेंगे जिसमें ये विवाद फंसा था। फिर देखेंगे कि आखिर ये मामला धोखाधड़ी का था या बस परेशान करने का एक तरीका। इसके बाद हम तीनों मामलों और एक ही संघर्ष की बात करेंगे और फिर आएगा सुप्रीम कोर्ट का रोल। फाइनली हम देखेंगे कि इस कानूनी गांठ को कैसे सुलझाया गया और इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक असली मामले से। श्रीमती शालिनी भाटेजा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये केस लोअर कोर्ट से शुरू हुआ और सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच गया। और ये केस ना एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि कैसे एक बिल्कुल सीधी साधी बात भी कानूनी दांव पेच में बुरी तरह उलझ सकती है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस पूरी कानूनी महाभारत की जड़ पता है क्या थी? सिर्फ एक रिफंड को लेकर विवाद। हाँ, बस इतना ही, पैसों की वापसी का एक सिंपल सा मामला। असल में ये एक सिविल मुद्दा था जिसे आराम से सुलझाया जा सकता था, लेकिन यहाँ बात इतनी आगे बढ़ गई कि इसने एक क्रिमिनल केस की शक्ल ले ली। अब देखिए, हर कहानी की तरह इसके भी दो पहलू थे। एक साइड कह रही थी कि ये हैरेसमेंट है और दूसरी साइड कह रही थी कि ये तो साफ साफ चीटिंग है। आखिर सच क्या था? चलिए, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को आमने सामने रखते हैं। तो यहाँ मामला काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। पिटिशनर्स यानी जिनके खिलाफ केस था, उनका कहना था कि भाई ये तो एक प्योरली सिविल डिस्प्यूट है, पैसों का लेन देन है, इसे क्रिमिनल केस बनाकर हमें बस परेशान किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो रिस्पोंडेंट थे, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उनके हिसाब से ये एक साफ साफ चीटिंग का केस था, एक मिलीभगत और साजिश उन्हें धोखा देने के लिए। सोचिए, एक ही घटना पर दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क। तो हुआ ये कि ये विवाद अब एक केस तक सीमित नहीं रहा। नहीं, ये जल्द ही 3 अलग-अलग कानूनी कार्रवाइयों के जाल में फंस गया। एक असली लीगल लैब्रिंथ। आइए इस भूल भुलैया का नक्शा देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये बनी कैसे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी टर्म समझ लेते हैं, FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। बेसिकली जब भी पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो वो ये डॉक्यूमेंट तैयार करती है और यहीं से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इस केस की सारी उलझन की शुरुआत भी यहीं से हुई, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि कई FIR फाइल हो गई और इसने, समझ लीजिए, आग में घी का काम किया। अब इस टेबल को देखिए, ये इस पूरी उलझन को बिल्कुल साफ कर देगा। एक ही झगड़ा लेकिन केस 3। पहला केस कड़कटूमा कोर्ट दिल्ली में, जिस पर प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा हुआ था। दूसरा आगरा की CGM कोर्ट में। इस केस को तो नॉट प्रेस्ड कहकर विड्रॉ कर लिया गया था। और फिर तीसरा FIR नंबर 396 फॉर 2025 थाना ताजगंज आगरा में, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी थी। मतलब आप देख रहे हैं, एक ही मामले पर 3 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई। ये तो एक असली कानूनी नाइटमेयर जैसा है। और इस उलझन को और गहरा करने वाली बात ये थी कि एक केस में पुलिस ने खुद अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा, उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच का जो झगड़ा है वो सिविल नेचर का है और शिकायतकर्ता एक सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल रंग देने की कोशिश कर रहा है। अब सोचिए, जब पुलिस खुद ये कह रही है तो फिर ये इतने सारे मामले चल क्यों रहे थे? सवाल तो उठता है। जब चीजें इतनी उलझ गईं और सारे रास्ते बंद होते दिखे, तब ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। अब सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी थीं कि वो इस पूरे केओस में, इस अराजकता में कोई व्यवस्था लाए, कोई क्लैरिटी दे। तो पिटिशनर्स ने एक खास कानूनी रास्ते का इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं स्पेशल लीव पिटिशन। आम भाषा में समझें तो यह सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का एक तरीका है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस तीसरी FIR को, इस नए केस को क्वश कर दिया जाए, यानी रद्द कर दिया जाए। ये उनके लिए आखिरी सहारा था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया।
एक ऐसा फैसला जो इस पूरी उलझन को काटने और एक साफ रास्ता बनाने वाला था। तो आखिर कोर्ट ने क्या निर्देश दिए, चलिए देखते हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी काम किया। देखिए, उन्होंने ये फैसला नहीं दिया कि इस झगड़े में कौन दोषी है और कौन निर्दोष। नहीं, उनका फोकस इस पर था ही नहीं। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि जो लीगल प्रोसेस है, जो न्याय की प्रक्रिया है, कहीं उसका ही गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। उनका लक्ष्य था प्रोसेस और फेयरनेस को ठीक करना। तो कोर्ट का सल्यूशन एकदम सीधा और असरदार था। 4 सिंपल स्टेप्स में उन्होंने पूरी गांठ खोल दी। स्टेप 1, कड़कड़ुमा कोर्ट वाला पहला केस परमानेंटली बंद करो, खत्म। स्टेप 2, आगरा सीजीएम कोर्ट वाला दूसरा केस, वो तो पहले से ही बंद है, इसे कंफर्म करो। स्टेप 3, अब बचा सिर्फ तीसरा केस, ताजगंज आगरा वाला। तो कोर्ट ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ यही एक केस आगे बढ़ेगा। और स्टेप 4, जो कि बहुत जरूरी था, पिटिशनर्स को बेल दे दी जाए ताकि उन्हें कस्टडी में न लिया जाए। सिंपल, क्लियर, इफेक्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 3 उलझे हुए मामलों के जाल से निकलकर अब सिर्फ एक मामला आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे शोर को हटाया और सिचुएशन में बिल्कुल क्लैरिटी ला दी। 3 से सीधा 1। तो आखिर इस पूरे केस से हमें सीखने को क्या मिलता है? क्यों ये फैसला इतना मायने रखता है? देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी मामले का अंत नहीं है, ये हमारे जस्टिस सिस्टम के काम करने के तरीके पर एक बहुत जरूरी टिप्पणी है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य रोल ये सुनिश्चित करना था कि कानूनी प्रक्रिया को, लीगल प्रोसेस को हैरेसमेंट यानी उत्पीड़न के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। संदेश बिल्कुल साफ था, इंसाफ पाने का रास्ता खुद एक सजा नहीं बन सकता। ये फैसला कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों को फिर से मजबूत करता है, जैसे कि न्याय का रास्ता उलझा हुआ नहीं, बिल्कुल साफ होना चाहिए। अदालतों को सिविल विवादों और क्रिमिनल एक्ट्स के बीच का अंतर समझना ही होगा। और शायद सबसे जरूरी बात कि लीगल सिस्टम में खुद को सुधारने के, ऐसी उलझनों को ठीक करने के तरीके मौजूद हैं। अंत में प्रोसेस की फेयरनेस यानी प्रक्रिया की निष्पक्षता उतनी ही जरूरी है जितना कि आखिरी नतीजा। तो आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जब किसी जस्टिस सिस्टम में प्रोसेस यानी प्रक्रिया खुद ही पनिशमेंट बन जाए, जब इंसाफ पाने का रास्ता ही इतना थकाऊ और मुश्किल हो जाए कि वो एक सजा जैसा लगे, तो ये उस सिस्टम के बारे में क्या कहता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।